हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपने नए चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया है कि भाई इस चैनल पर हर रोज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एक वीडियो मिलेगी। चलो आज फिजिक्स का मतलब चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था दूसरा, जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका अगला टॉपिक मेजरमेंट, उसे पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए मान लो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखो भाई, मेजरमेंट ऑफ ए क्या है, लेंथ, वो वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले कि भाई कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट एंड क्या है, मेजरमेंट, है ना। यूनिट एंड क्या है, मेजरमेंट। तो इसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, मान लो यूनिट्स मैंने आपको पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में। आज मेजरमेंट, मान लो लेंथ की मेजरमेंट के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसे समझते हैं, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ क्या है, मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मान लो लेंथ के मेथड की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहली डेफिनेशन, मान लो हेडिंग डालो ऑर्डर ऑफ क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं कि भाई क्या है। चलो लिख लो पहले। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। चलो समझते हैं कि भाई क्या कहता क्या है कि भाई एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ए पावर ऑफ 10। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि भाई पावर ऑफ 10, मतलब 10 की पावर में जो लिखते हैं उसे हम मैग्नीट्यूड मान लो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। विच गिव्स द नियरेस्ट वैल्यू, जो हमें क्या बताता है, नियरेस्ट वैल्यू बताता है ना। नियरेस्ट वैल्यू किसके, टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट हमें कोई वैल्यू बताए। ठीक है, मालूम किसमें, 10 रेज़्ड पावर में, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हो, कैसे समझ में आएगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से अच्छी तरह समझ आएगा कि भाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का एक्चुअल मतलब क्या है। चलो एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले आपको शायद पता हो रेडियस ऑफ जो होता है अर्थ, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, इसे लिख लो। कितना होता है आपका, 6400, है ना। 6400 किलोमीटर आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ क्या होता है, अर्थ। मतलब हमारे अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 6400 किलोमीटर के क्या होता है, बराबर में। अगर इसको मीटर में लिखें तो सर हम क्या लिख सकते हैं इसको मीटर में ना। 6400 हो गया 10 रेज़्ड पावर, 1 किलोमीटर में 10 रेज़्ड पावर 3 मीटर होती है, तो 10 रेज़्ड पावर 3 क्या हो गया, मीटर हो गया। तो इसे मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, बोलोगे सर वो क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन। अगर नहीं आपको पता तो इसको क्या है कि भाई मेरी पिछली वीडियो पे जाओ केमिस्ट्री की, वहां पे मैंने आपको क्या है साइंटिफिक नोटेशन समझाया है। अब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने जा रहा हूं 1 2 3, इसका मतलब 3 डिजिट मैं उधर शिफ्ट कर गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक्चुअल में ऐसे भी लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्या होगा, साइंटिफिक क्या होगा, नोटेशन होगा। चलो ये लिख लिया। अब हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहां से, है ना। यहां से पता चलेगा कि एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। जब भी कभी मान लो इस वैल्यू को मैं लिख देता हूं x मान लेता हूं, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने इसको क्या मान लिया, x, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख लो। अगर x की वैल्यू 5 से मान लो बड़ी होगी तो उसको हम क्या लेट करेंगे, मान लेंगे कि वो कितनी है, 10 है। मान लो 5 से, मान लो x की वैल्यू जो भी होगी अगर 5 से बड़ी होगी उसे हमने 10 मान लेना है। इस मान लो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अगर x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो उसे हमने लेट कर लेना है, वो क्या है, 1 की क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो ये याद रखना है, जब भी कभी x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी उसे हमने कितना लिखना है, मतलब 10 के बराबर लिखना है। जब भी कभी x की वैल्यू 5 से छोटी होगी उसे हमने क्या मान लेना है, 1 के बराबर मान लेना है। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं, x हमने इसको माना,
तो देखो ध्यान से, ये 5 से क्या है, बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू मतलब अजम्पशन ऑफ क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 10⁶, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक्चुअली मान लो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁶ होता है, बट उसकी मान लो लगभग वैल्यू या उसके नियरेस्ट वैल्यू है ना, ये सब कुछ डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने उसको मान लो अज्यूम कर लिया, वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, 10⁻⁷ के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये 10⁻⁷ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि भाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ए पावर ऑफ 10 व्हिच गिव्स द नियरेस्ट वैल्यू, जो हमें क्या देता है, एक नियरेस्ट वैल्यू देता है, किसकी, मान लो एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसके नियरेस्ट वैल्यू देगा, किसकी, कोई फिजिकल क्या है, क्वांटिटी। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ की मान लो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 6.4 इंटू 10⁻⁶, बट ये उसके पास एक नियरेस्ट वैल्यू आई 10⁻⁷, तो इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। मान लो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्चुअल में किसे कहते हैं, जो ऊपर पावर में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखें तो इसका मतलब कितना आ गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 7। तो 7 का मतलब जो है वो एक्चुअल में क्या बता रहा है, 10⁻⁷ बता रहा है। तो 10⁻⁴ एग्जैक्ट वैल्यू है, आपसे पूछी जाए रेडियस ऑफ अर्थ के, तो आप बोलोगे सर वो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये नियरेस्ट वैल्यू है, किसके, किसके नियरेस्ट है, मतलब जो उसकी एक्चुअल क्या है वैल्यू, उसके नियरेस्ट वैल्यू है। तो ये जो मान लो हमने रिप्रेजेंट किया, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब 10⁻⁴ है, जो हमें एक्चुअल में क्या बताएगा, मतलब एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, नियरेस्ट वैल्यू क्या करेगा, बताएगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इसको, ये आपका क्या था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की क्या है, एक्सप्लेनेशन है कि भाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम किसे लिखते हैं, किसे नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो वैल्यू मान लो 5 से बड़ी थी तो उसे 10 मान लिया, अगर ये यहाँ 500 छोटी होती, 5 से छोटी मतलब लगभग मान लो 3.2 होती, तो उसे हमने क्या लिख लेना था, 1 लिख लेना था। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे, नियरेस्ट वैल्यू। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये आपका ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद मान लो जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं। मान लो आज मैंने आपको बताया कि भाई यूनिट्स मैंने पिछली मान लो आपको लेक्चर में पढ़ा दिया था, आज हम किसकी बात करेंगे, मेजरमेंट की क्या करेंगे, बात करेंगे। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमारा क्या है, अगला क्या है टॉपिक है, ठीक है। तो हेडिंग डालो जल्दी जल्दी, है ना, कॉपी पेन तो आपने निकाल ही लिया होगा, जल्दी जल्दी हेडिंग डालो, और क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। मतलब लेंथ को मेजर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, अब उसे हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 2 तरीके होते हैं लेंथ को मेजर करने के, कौन कौन से 2 तरीके होते हैं, एक क्या होता है आपका सर, डायरेक्ट क्या होता है, मेथड होता है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, मेथड होता है, ठीक है। तो 2 तरीकों से लेंथ को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। एक आपका क्या होगा, डायरेक्ट मेथड, एक आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट क्या होगा, मेथड होगा, ठीक है। तो सर क्या होता है डायरेक्ट मेथड, क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड, क्या होता है, 1 बाय 1 क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लो किसकी बात कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में पहले तो उसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि भाई डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से हम टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड की क्या है आपकी, मान लो स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है, डायरेक्ट मेथड मेजर द लेंथ विच इज नॉट वेरी लार्ज। मतलब डायरेक्ट मेथड कौन सी लेंथ को मेजर करता है, जो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है और जो बहुत ज्यादा क्या है, छोटी नहीं है, वो वाले मान लो क्या है कि भाई लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड किसके लिए यूज करेंगे, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, डायरेक्ट मेथड जहां मान लो बहुत बड़ी लेंथ ना हो उसको भी मान लो मेजर किया जा सकता है डायरेक्ट मेथड से। दूसरा, बहुत ज्यादा छोटी लेंथ ना हो उसे भी डायरेक्ट मेथड मान लो डायरेक्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड किसके लिए यूज होता है, या तो डिस्टेंस थोड़ा छोटा हो
या डिस्टेंस थोड़ा जा क्या हो, बड़ा हो, उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, डायरेक्ट मेथड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो दो टाइप के मेथड है, आपको पता चल गया। डायरेक्ट मेथड किसके लिए यूज करेंगे ये भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि भाई डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं जिससे हम जनरली लेंथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लो कि भाई आपके मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होंगे, डायरेक्ट क्या होंगे, आपके मेथड होंगे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मेथड कौन कौन से होते हैं आपके, मान लो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, मीटर क्या होता है, स्केल होता है। ठीक है, तो मीटर स्केल की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मीटर स्केल क्या होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। चलो पहले एक जनरल बात करते हैं। आप जैसे घर में मान लो आपको शायद मतलब छोटी क्लासेस में आपने ज्यादा स्केल यूज किया होगा, आप क्या करते थे, मान लो लाइन ड्रॉ करते थे ना, लाइन मान लो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते थे एक स्केल से। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर क्या कहते थे, स्केल कहते थे। तो उसमें आप लिखते थे कि भाई सेंटीमीटर में जब रीडिंग लिखते थे तो क्या होता था, 5.2 सेंटीमीटर लिखते थे। तो इसका मतलब क्या, 5 तो एग्जैक्ट सेंटीमीटर में है, पर 2 एक्चुअल में क्या है, मिलीमीटर में क्या है, आपकी वैल्यू है। तो इसका मतलब वो रिजल्ट जो एक्चुअल में आप मीटर स्केल, वो भी एक्चुअल में क्या है, एक मीटर स्केल है। मीटर स्केल से जो रिजल्ट है वो किस में मेजर किया जा सकता है, कम से कम मिलीमीटर में मेजर किया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ध्यान से देखो, दिस मेथड इज मेजर द लेंथ 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मीटर एक्चुअल में क्या होता है, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस इससे मेजर किया जा सकता है मीटर स्केल से कम, और ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर का डिस्टेंस क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। सर मीटर स्केल हमें क्या मतलब किसे कहते हैं, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आप जो स्केल यूज करते थे वो भी मीटर स्केल है। अगर आपके घर मान लो कोई काम लगा है, जैसे मिस्त्री वगैरह का काम लगा है, मिस्त्री आपने देखा होगा कि घर की जो लंबाई है ना, मतलब घर की जो लेंथ है, कमरे की लेंथ है या कमरे की ब्रेथ है, उसको भी एक स्केल से मापते हैं, उसे भी हम जनरली क्या कहते हैं, मीटर स्केल ही कहते हैं। तो ठीक है, मीटर स्केल से कम कितना डिस्टेंस जो आप मापते थे वो 10⁻³ मीटर, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो मान लो एक लंबा स्केल यूज करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस उससे मेजर कर सकते हैं, 100 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मीटर स्केल की डेफिनेशन थी कि भाई मीटर स्केल से कितना डिस्टेंस क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या होता है, वर्नियर क्या होता है, कैलिपर होता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, मतलब छोटी छोटी थिन वायर्स होती हैं, पतली पतली वायर्स होती हैं, उनका डायामीटर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्नियर क्या कहते हैं, कैलिपर कहते हैं। ठीक है, तो इससे मालूम कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो लिख लो, इट मेजर ठीक है, ये कम से कम इतना डिस्टेंस क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, कितना, 10⁻⁴ मीटर। तो 10⁻⁴ मीटर तो समझते ही हो कि भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10⁴ मीटर, और 1/10⁴ मीटर मतलब एक के साथ मतलब 0 हो गया 4, तो इसका डेसिमल लगा के इतना कम से कम डिस्टेंस किससे मापा जा सकता है, वर्नियर कैलिपर से किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये मान लो पतली पतली जो वायर्स होती हैं उनके डायमीटर को मेजर करने के लिए ये मान लो इंस्ट्रूमेंट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर। तो आपको कोई पूछे कि भाई इससे कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है, 10⁻⁴ मीटर डिस्टेंस क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला मतलब तीसरा भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली अप्लाई करके डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा है, स्क्रू क्या होता है, गॉज होता है, स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर।
ठीक है, एक ये भी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो इसे सर किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे आपको पेपर है ना, एक आपका पेपर हो, पेपर की मान लो थिकनेस को मेजर करना हो, पेपर की थिकनेस मतलब ऐसी पतली पतली जो शीट्स होती हैं उनकी थिकनेस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो सर मुझे बताओ स्फेरोमीटर के बारे में। स्फेरोमीटर क्या है, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है कि भाई जो पतली पतली शीट है उनकी थिकनेस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, तो वे कितना डिस्टेंस मिनिमम सर मेजर कर सकता है, तो उसकी रेंज लिख लेते हैं, लिख लो, इट मेजर डिस्टेंस अप टू 10⁻⁵। तो इसका मतलब ये इतना कम से कम डिस्टेंस को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ये तीन मेथड है जो डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके क्या करते हैं, मान लो लेंथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो मीटर स्केल आपको समझ आ गया, मान लो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज भी आपको क्या आ गया, समझ आ गया। ये तीन मेथड है, तो आपको यहां से पूछा जा सकता है कि भाई कम से कम मान लो डायरेक्ट मेथड से कितनी मान लो क्या है कि भाई डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो कम से कम कितना 10⁻⁵ मीटर, और ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है, 10⁻² मीटर का डिस्टेंस क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मतलब अप्लाई करके कोई भी मतलब किया कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कोई भी डिस्टेंस इनके बीच जो आता हो उनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग क्या होगा, दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो उसके बाद मान लो डायरेक्ट मेथड तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगले आते हैं इनडायरेक्ट के आते हैं मेथड आते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसे क्या कर लो, उतार लो। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब अगले इनडायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, मेथड पढ़ते हैं कि भाई इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से होते हैं, उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, इनडायरेक्ट क्या होंगे, मेथड होंगे। ठीक है, तो इससे आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि भाई इस मेथड में क्या पढ़ेंगे, मान लो ये वाले मेथड जो होंगे वेरी लार्ज डिस्टेंस होगा। ठीक है, वेरी लार्ज डिस्टेंस एंड वेरी क्या होगा, स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल क्या होगा, डिस्टेंस होगा, उसको मेजर करेंगे ना, उसको मेजर करेंगे। ठीक है, ये वाले मेथड के इसके लिए यूज करते हैं। आपको कोई पूछे तो किसके लिए, मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिस्टेंस, सर वो कौन से होते हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े, जैसे अर्थ से मान लो सन का डिस्टेंस मेजर करना हो, अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना हो, उसके लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। या वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस कैसे सर, जैसे मान लो एटम का रेडियस पता करना हो, न्यूक्लियस का रेडियस पता करना हो, उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया, बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा छोटे डिस्टेंस जब मेजर करने हो तो फिर कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मान लो एक्सप्लेन करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहला तो सबसे पहला कौन सा है, ट्रायंगुलर क्या है, मेथड है, उसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो हेडिंग डालो, इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड जिसका नाम क्या है, ट्रायंगुलर क्या है, मेथड। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है ट्रायंगुलर मेथड, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ट्रायंगल की फॉर्म में कुछ ना कुछ होगा जिससे हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट डिस्टेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मेथड भी दो टाइप के हैं, एक असेसिबल, मान लो क्या है कि भाई मान लो ऑब्जेक्ट होगा, असेसिबल ऑब्जेक्ट होगा, उसको मेजर करने के लिए एक इनअसेसिबल क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सर क्या बोल रहे हो, असेसिबल इनअसेसिबल, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो लिखते हैं फिर समझ आएगा कि क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, मान लो मेथड यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, टॉवर विच आर असेसिबल। ठीक है, ये पहला मेथड है, किसके लिए यूज करते हैं, मान लो कोई बिल्डिंग वगैरह हो, जैसे बिल्डिंग, सर मान लो कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हो, जैसे मान लो बड़े बड़े शहरों में जाओ तो आप देखते हो कि भाई 28 मंजिली क्या होती है, बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो उसकी हाइट मापनी हो तो फिर इसके लिए क्या यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई मान लो उसके लिए मीटर स्केल यूज करेंगे, ऊपर चढ़ के छत पे चढ़ के ऊपर से मीटर स्केल की मान लो 1 मीटर होगा आपका, मतलब एक जिसे मीटर स्केल कहते हैं, वो ऊपर से नीचे फेंकेंगे और उसकी हाइट को
मेजर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कौन से मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला क्या है कि भाई मेथड जिसे हम क्या करेंगे, बिल्डिंग की हाइट हो गई या बड़ा सा टावर हो उसकी हाइट हो गई, उसको मेजर करेंगे, तो उसके साथ वो क्या होगा, असेसेबल क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो असेसेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूं जब मैं इसे क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो कैसे, मान लो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, एक टावर मान लिया या बिल्डिंग मान ली, तो मान लो इसकी हाइट कितनी है, मान लो मैंने क्या मान लिया, इसकी हाइट h क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है, h हमने लेट कर लिया, हमें नहीं पता कितनी है, मैंने लेट कर लिया कि भाई h हाइट है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे पता है कि भाई मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रमेश है, वो यहाँ पे खड़ा है। रमेश कहाँ पे खड़ा है, यहाँ के इसके मान लो जो मान लो नीचे यहाँ पे खत्म होता है उसके पास खड़ा है। तो अब रमेश क्या करेगा, मान लो यहाँ से देखने की कोशिश करेगा तो इसे दिखाई नहीं देगा। आप भी महसूस कर सकते हो कि टावर के पास जाओ और ऐसे देखने की कोशिश करो, आपको टावर का मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा वो इजीली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर रमेश क्या करेगा, रमेश यहाँ से पैदल जाएगा, इस तरफ मान लो क्या मूव करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरफ मूव करना शुरू कर गया। तो जब रमेश मान लो ये इसे ए बी मान लेते हैं, रमेश यहाँ से फुट मान लो जो उसका ऑब्जेक्ट का फुट था उसके फुट से इधर को मूव करना शुरू कर गया, तो मान लो वो कहां तक गया, सी पॉइंट तक के क्या मूव कर गया। ठीक है, तो सी पॉइंट का जो मान लो गया वहां तक उसने कितना डिस्टेंस मेजर मान लो मूव किया, तो मान लो हमने डी डिस्टेंस क्या किया, मूव किया। तो मुझे पता है असेसेबल ऑब्जेक्ट कैसे किसे कहते हैं कि जब कोई मान लो आदमी उसके पास खड़ा हो, वो उसके पास से इधर जा सके, मान लो इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। मान लो इसमें मतलब ऐसा कुछ ना हो कि जैसे इसे नदी वगैरह हो या ऐसे समुद्र वगैरह हो यहाँ पर, और यहाँ मतलब उसके पास से इधर ना जा सके। ठीक है, मतलब एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं कि वो वाला ऑब्जेक्ट जिसके मान लो फुट से, जिसके मान लो नीचे से हम क्या कर सके, थोड़ा सा आगे क्या कर सके, मूव कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेसिबल क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लो रमेश यहाँ खड़ा था, यहाँ से तो वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, तो रमेश थोड़ा सा पैदल चला और थोड़ा सा आगे गया, तो आगे मान लो किस पॉइंट पर गया, सी पॉइंट पर, और यहां से वे इसको इजीली इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो जब मान लो रमेश यहां पर पहुंचा तो उसने क्या किया, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को देखा, है ना। जब टॉप मोस्ट पॉइंट को देखा तो देखेगा कैसे, सर उसके लिए तो बहुत तरीके है ना, मान लो दूरबीन से देख सकता है या किसी भी तरीके से उसे देख सकता है। तो मान लो यहां से यहां तक उसने देखा, तो देखो ध्यान से इस पॉइंट से ना, सी पॉइंट से जब बी पॉइंट को या टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग या टावर जब उसको देखा, तो इस यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, उसने माना कि वो एंगल कितना है, थीटा है। तो थीटा जो एंगल बना, तो थीटा तो मेजरेबल है। सर मुझे पता है कि भाई ये जो एंगल बन रहा होगा, मान लो जहां से टेलीस्कोप से देख रहा है, टेलीस्कोप का इसके साथ कोई एंगल बन रहा होगा, उसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसको हम मेजर कर लेंगे कि कितना एंगल बना, ये हम क्या कर लेंगे, उस मेथड से मेजर कर लेंगे। तो मतलब हमें पता चल गया कि भाई कितना एंगल जो है वो बना है, उसको हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद मान लो कि भाई अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है कि सर ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, हम छोटे होते पढ़ते थे राइट एंगल क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनती थी तो हम क्या यूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करते थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ये सभी रेशियोज यूज करके मैं इसकी क्या निकाल दूंगा, हाइट निकाल दूंगा। ठीक है, तो सर कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करनी है, मुझे कैसे पता चलेगा, बस ये देखना है आपने कौन सी वैल्यू निकालनी है। मान लो हाइट की वैल्यू निकालनी है, इसे क्या कहते थे हम, है ना, मान लो उसकी मान लो टर्म्स में क्या कहते थे, मान लो जो ट्रायंगल पढ़ते थे इसे परपेंडिकुलर कहते थे, इसे हम क्या कहते थे, बेस, है ना, जिस पर दो एंगल बनते हैं, मान लो एक 90 डिग्री, एक दूसरा जो हम मेजर कर रहे हैं, दोनों बनते हैं उसे बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली को क्या कहते थे, हाइपोटेन्यूज क्या कहते थे, है ना, यही कहते थे। तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर क्या आता है, ऊपर आता है। ठीक है, तो सर दो होती है, एक होता है साइन थीटा, उसमें भी परपेंडिकुलर ऊपर आता है, एक होती है टैन थीटा ना, एक कौन सी होती है, साइन थीटा, एक होती है टैन थीटा। तो साइन थीटा क्या होती थी सर, मुझे पता है कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती थी, और जो मान लो टैन थीटा होती थी वो कौन सी है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, बेस है। तो सर कौन सी यूज करें, साइन थीटा यूज करें या टैन थीटा। अब उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, ये तो हमने निकालना है, तो मुझे पता है कि भाई नीचे वाली वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, तभी तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो मुझे पता है ये एक हाइपोटेन्यूज है, एक मान लो क्या है, बेस। तो ध्यान से देखो, आपको कौन सी वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज पता है या बेस पता है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो पता नहीं कि यहां से यहां कितनी लेंथ बन रही है, बट मुझे पता है
कि यहाँ से यहाँ जो चला होगा, मतलब इतना ज्यादा डिस्टेंस मूव नहीं किया होगा, इसे हम मीटर स्केल से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है कि भाई ये तो मैंने निकालना है, तो उसकी टर्म्स में, किसकी टर्म्स में निकालना है, जो वैल्यू हमें पता हो। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है, थीटा तो हमें पता चल गया, इंस्ट्रूमेंट से यूज कर लेंगे, है ना। मैंने आपको बताया इसके लिए सेक्टेंट, मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू निकल गई तो उसके बाद दूसरा कोण, थीटा तो निकल गया, ये तो निकल गया, उसके बाद ये निकालना है, उसके बाद ये भी तो पता होना चाहिए, या हाइपोटेन्यूज या बेस। तो ध्यान से देखो भाई, हाइपोटेन्यूज से पता नहीं है, बेस हमें पता है। बेस हमें कैसे पता है, हम यहां से यहां कुछ डिस्टेंस मूव किए थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट मेथड से ये बेस को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है ना। डायरेक्ट मेथड कौन सा, सर मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल से यहां तक का डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं माना, मान लो कितना होगा, मान लो 20 मीटर होगा, 30 मीटर होगा, 40 मीटर। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई मीटर स्केल से 100 मीटर तक का डिस्टेंस क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये डी डिस्टेंस तो मेजर कर लिया, तो ये हमें पता नहीं है। अब कौन सा यूज करेंगे, ये डी एक्चुअल में क्या है, ट्रायंगल का बेस है, तो इसका मतलब जो बेस होगा वो हमें पता होना, मतलब पता लग गया। हाइपोटेन्यूज के बारे में कोई भी हमें पता नहीं है, तो फिर कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगानी सही है, ये वाली सर ट्रिग्नोमेट्री लगानी से मतलब सही है, ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये भी हमें पता है, थीटा तो हमें पता ही है, तो थीटा पता है तो tan थीटा की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे, वो तो हम याद करते थे ना, tan थीटा की tan 45 ऐसी वैल्यू तो आप याद करते थे। तो tan किसी भी एंगल की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर सिंपल सी बात है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करनी है, नीचे वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या करनी है, यूज करनी है। तो इसे यूज करके हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ क्या निकाल देंगे, टावर या बिल्डिंग निकाल देंगे। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में जाएं तो ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर कौन है, सर हाइट जो मैंने मानी थी टावर या बिल्डिंग की हाइट, तो ये बेस कौन सा है, जो मैंने d माना था। तो मुझे पता है कि भाई h इधर ही रहा, d उधर जाके मल्टीप्लाई, d इंटू क्या हो गया, tan थीटा हो गया। तो ध्यान से देखो, एक्चुअल में आपकी हाइट ऑफ टावर क्या मतलब कर दिया हमने, फॉर्मूला बना दिया उसके लिए, वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, सर मुझे पता है कि भाई h की वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रही है, d। तो d को मैंने अभी आपको बताया कि भाई मीटर स्केल से हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो जो थीटा है, थीटा की वैल्यू भी हमने मेजर कर लिया, सेकंड मान लो मेथड है, वहां से मेजर कर ली, और tan थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली। ये दोनों वैल्यू हमें पता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल गया सर, हाइट ऑफ टावर, या क्या निकल गया, बिल्डिंग निकल गया। तो सिंपल सी बात है, इसे इसीलिए क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। देखो कोई भी हमने तरीका डायरेक्टली यूज नहीं किया कि भाई हाइट को निकालने का, इनडायरेक्ट मेथड जो हमें क्वांटिटी हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं उनको यूज किया, और उसके साथ हमने क्या कर दिया, मान लो इनडायरेक्टली किसकी हाइट निकाल दी, मान लो बिल्डिंग और टावर की क्या निकाल दी, हाइट निकाल दी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और ये मेथड को उतारो, उसके बाद अगले मेथड की बात करते हैं, जो होगा तो यही, मान लो लेंथ ऑफ बिल्डिंग या टावर की हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, बट वो क्या होगा, इनअसेसिबल होगा। इनअसेसिबल मतलब मैं समझाता हूं, पहले इसको उतार लो। चलो आपने उतार लिया होगा इसको, ठीक है। तो फिर से मान लो लिखते हैं इस टॉपिक को कि भाई इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो अगला टॉपिक है कि भाई विच आर क्या होगा, इनअसेसिबल होगा। तो यहां पे लिख लो विच आर इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इनअसेसिबल मतलब सर मान लो कि भाई यहाँ पे क्या है कि भाई टावर है, फिर से हमने माना टावर या बिल्डिंग मान ले, ए बी उसकी क्या है, लेंथ है ना। तो मान लिया कि भाई फिर से कितनी हाइट है, एच उसकी क्या है, हाइट है। तो मुझे पता है कि सर असेसिबल और इनअसेसिबल में फर्क क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई असेसिबल मतलब मान लो कोई बंदा रमेश यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से वो इधर को थोड़ा सा क्या कर गया, मूव कर गया। तो मान लो इनअसेसिबल मतलब कौन सा है कि यहाँ पे एक नदी क्या कर रही है, जा रही है ना। यहाँ पे एक बहुत क्या है, गहरी नदी या बहरा मान लो क्या है कि भाई रिवर मान लो, या क्या मान लो सी मान लो, या कुछ भी ऐसा मान लो कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, पार नहीं कर सकते, इजीली पार नहीं कर सकते। वो यहाँ से जा रहा है, तो जा रहा है तो मुझे पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो मैं आ ही नहीं सकता वापस, क्योंकि ये तो बहुत गहरा है। मान लो समुंदर, यहाँ आपका क्या है, रिवर, ये बहुत गहरी है। ठीक है, तो इसके लिए मान लो कैसे हम इसका टावर की या बिल्डिंग की हाइट मेजर करें, वो तरीका मैं क्या आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब इसे ही हम क्या कहते हैं, इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट
मतलब इधर कुछ मान लो क्या है कि भाई कोई रिवर वगैरह या सी वगैरह है, उसके इधर वाली साइड पे क्या है आपका टावर है, तो उसको कैसे मेजर करें इसकी हाइट को विदाउट क्रॉसिंग द क्या होगा रिवर और सी, उसे हम कहते हैं इनएक्सेसिबल क्या कहते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो मान लो फिर मानते सकते ही है, मान लो ए पॉइंट है, तो मान लो मैं इधर मान लो यहां तक तो मान लो नदी है या कुछ भी है, कोई ऐसी चीज जिसे हम नहीं पार कर सकते, तो मान लो यहाँ पे क्या है, मान लो दूसरा, मान लो यहाँ पे सिंपल प्लेन है, यहाँ पे क्या है प्लेन एरिया, तो यहाँ पे प्लेन एरिया होगा तो मुझे पता है कि सर यहाँ पे तो मैं मान ही सकता हूँ कोई ना कोई पॉइंट, तो मान लो ए इधर माना है, मैंने इधर कौन सा पॉइंट मान लिया, सी पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी पॉइंट मान लिया, तो मुझे पता है सर कि भाई ए से बी तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, है ना, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते, मान लो इसे हम क्या है मेजर नहीं कर सकते, तो मान लो मैं यहाँ से इसको मिला देता हूं, तो लेट तो कर ही सकता हूं, तो मान लिया मैंने इसका क्या है, इसकी जो मान लो कह सकते हैं कि भाई चौड़ाई है वो कितनी है, एल है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि भाई एल कितना है, बट मान लिया कि भाई वो कितनी है, एल है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मुझे पता है सर इधर तो क्या है समुद्र है, या मान लो क्या है कि भाई रिवर है, तो मैं इधर को तो मूव कर ही सकता हूं। मैंने क्या किया कि भाई सी पॉइंट से इधर को मूव करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो मान लो यहाँ पे क्या है, एक और पॉइंट मान लिया डी, जो जिनके बीच मान लो कितनी डिस्टेंस है, छोटा डी क्या है, डिस्टेंस है। तो ये दोनों पॉइंट से मैंने क्या किया, यहां से एंगल मेजर किया। ठीक है, तो मान लो ये भी हम कर सकते हैं, बी पॉइंट का मान लो सी पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है, मान लिया हमने क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा मान लो कुछ भी आप मान सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अल्फा लेट कर दिया। तो यहां से जब यहां गया तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी ऑब्जर्व किया, तो इस पॉइंट पे ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे कुछ और एंगल बन रहा होगा, है ना, ये तो मानते हो कि यहाँ पर अगर अल्फा एंगल बनेगा, यहाँ पे कुछ और वैल्यू बनेगी, तो मान लो उसको हमने क्या मान लिया, बीटा क्या मान लिया, एंगल मान लिया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है डी, उसे हमने मेजर कर लिया किसके सहायता से, मान लो किससे, मीटर स्केल से मेजर कर लिया। ये पास ही पॉइंट है, तो इसको तो हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसके बीच क्या हो रही है, नदी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, तो मान लिया इसकी लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, और ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज करके ये हमने क्या निकाल देंगे, हाइट ऑफ क्या निकाल देंगे, टावर निकाल देंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर से मान लो क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी ट्रिग्नोमेट्री मान लो यूज करें, तो इसमें भी tan थीटा यूज करें, तो इसमें tan थीटा यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा वो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा, पहले आप इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज होनी है, cot थीटा क्या होनी है, यूज होनी है। तो फिर cot की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले मान लो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल मान लेते हैं। देखो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एक 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रही है, एक पूरी बड़ी क्या बन रही है, राइट एंगल क्या बन रही है, ट्राइंगल। तो मैं सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल यूज करने जा रहा हूं, ए सी बी क्या करने जा रहा हूं, यूज करने जा रहा हूं। तो ट्राइंगल ए सी बी, यहां से हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, tan थीटा नहीं निकालेंगे, हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, tan थीटा क्यों नहीं निकालेंगे वो मैं अगली मान लो जब मैं कंप्लीट करूंगा टॉपिक फिर बताता हूं कि क्यों tan थीटा यहाँ पे सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला cot थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा यहाँ पे किसको माना है, अल्फा को माना है, तो cot अल्फा। तो सर हमें पता है कि भाई cot जो थीटा होता है तो tan थीटा क्या क्या होता है, उल्टा। तो tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू क्या है, कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए सी बी की क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। इसमें बेस कौन है सर, जिसपे दोनों एंगल बनते हैं, एक 90 डिग्री एक जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों एंगल बनते हैं, वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये बेस है, तो बेस मान लो ये हो गया, तो बेस की वैल्यू लिखो सर कौन सी है, एल हो गई। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया 90 डिग्री वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एच हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। उसके बाद कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ए डी और बी हमने क्या करनी है, कंसीडर करनी है। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं। ट्राइंगल कौन सी हो गई, ए डी और क्या हो गई, बी हो गई। तो अब इसे हम क्या करेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी क्या निकालना है सर, cot थीटा ही निकालना है। तो cot थीटा, थीटा हमने क्या माना है सर, बीटा माना है, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया, cot बीटा। और cot बीटा किसके बराबर होता है, cot चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, होता तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही है सर। तो फिर बेस और परपेंडिकुलर देखते हैं कौन है। अब ये ट्राइंगल का बेस कौन है, एडी इसका बेस है, तो एडी किसके बराबर है सर, ये लेंथ को और ये लेंथ को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा। तो इसका मतलब एल प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अपॉन में फिर से क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो सर मुझे पता है एच ही है, तो मैं इसे क्या मान लेता हूं, एच मान लेता हूं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो मान लो कि भाई ये अगर आपको पता चल गया, बस उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं। बस आपको ये समझ होनी चाहिए, ये एल हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई मान लो नदी बह रही है,
है, ये डी हमें पता है। कैसे पता है? हमने मीटर स्केल से इसको क्या कर लिया है, मेजर कर लिया। ठीक है, तो एल हमें पता नहीं है, डी हमें पता है, एच की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलो डायग्राम को मिटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कि भाई कैसे आपकी एच की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। चलो मान लो कि भाई ये माना है, तो उसके बाद मान लो मैंने क्या कर दिया, दो इक्वेशन में से एक को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे पता है सर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होती है तो कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, कॉट बीटा माइनस क्या आ गया, कॉट अल्फा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड। तो इसे नहीं लिखना, ये तो वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एक्चुअल में ये उनकी क्या है, वैल्यू। तो पहले किसको लिखना है, इसको, क्योंकि हमने क्या किया है, 2 में से 1 को क्या किया है, माइनस किया है। तो इसका मतलब ये उसकी क्या बन गई, वैल्यू बन गई। तो देखो ध्यान से, कॉट बीटा है ना, माइनस क्या हो गया, कोट अल्फा हो गया। तो उसके बाद मुझे पता है सर जब एच मतलब कोई भी नीचे होता है, हम उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं दोनों के नीचे। तो इसको मतलब एल अपॉन एच हो गया, प्लस क्या हो गया, डी अपॉन एच, माइनस क्या हो गया, सॉरी एल अपॉन क्या हो गया, एच हो गया। तो एल अपॉन एच प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, कोट बीटा माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू क्या बचा, डी अपॉन एच बच गया। तो मुझे पता है सर एच यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। इसका मतलब h इज इक्वल टू क्या हो गया, डी अपॉन क्या हो गया, डी अपॉन कॉट बीटा माइनस क्या हो गया, कॉट क्या हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, मान लो h की। h क्या था, हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ बिल्डिंग थे। तो मुझे पता सर ये तो पता चल गया कि हाइट आ गई। तो d हमें पता है, तो d ध्यान से सोचो, d मैंने आपको बताया था कि क्या था, जो पॉइंट्स हमने प्लेन सरफेस पे लिए थे, मान लो a कहां से, c से d तक का डिस्टेंस को d कहा था, तो वो तो हम मेजर कर सकते हैं किससे, मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये हमें पता है। कॉट बीटा की वैल्यू मतलब बीटा तो हम मेजर कर सकते हैं, अल्फा भी मेजर कर सकते हैं, ये दोनों की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो ये इनको सॉल्व करेंगे, वो आपको क्या आ गई, हाइट ऑफ क्या आ गई, टावर, और ये क्या आ गई, बिल्डिंग आ गई। ठीक है, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द क्या होगा, मान लो मेजर द हाइट ऑफ क्या हो गया, टावर, या हाइट ऑफ क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, उसके बाद बात आती थी सर आपने tan थीटा क्यों नहीं लिया। तो ध्यान से देखो, अगर tan थीटा लेता तो यहाँ पे क्या आता, h अपॉन l आता, तो यहाँ पे क्या आता, h अपॉन l प्लस d आता। तो मुझे पता है बाद में क्या करना पड़ना था, माइनस करना पड़ना था। तो नीचे क्या आना था, एक तो l आना था, एक l माइनस d, तो l इंटू l माइनस d हो जाना था, एलसीएम है ना, एलसीएम तो समझ रहे हो ना, कि जब इसको लिखते h अपॉन l, इसको लिखते मान लो माइनस करते h अपॉन क्या होता है, l प्लस d, तो एलसीएम क्या होना था, l इंटू l प्लस क्या होना था, d होना था। तो सर मुझे तो पता है कि l की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं थी। एल किसको माना था हमने, है ना, जो नहर की मान लो ब्रेथ थी या मान लो समुद्र की ब्रेथ थी उसे माना था। वो तो हमें पता नहीं था कि वो कितनी चौड़ी है, तो ये नहीं पता था। तो फिर एल हम क्या कर सकते थे, मान लो उसकी वैल्यू तो भर ही नहीं सकते थे, यहाँ से एल एलिमिनेट हुआ नहीं। तो ध्यान से देखे, यहाँ पे एल क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, एल की वैल्यू तो खत्म ही हो गई, बस क्या बच गया, डी और एच। तो डी मुझे पता था, एच की वैल्यू मैंने निकालनी थी, कोट थीटा और कोट अल्फा मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली मेथड को यूज करके मान लो इनअसेसेबल ऑब्जेक्ट की हाइट को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्यों नहीं tan थीटा यूज किया, ये भी आपको समझ आया ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये दो मेथड हो गए जिसे हम ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, डायामीटर ऑफ मून फाइंड करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई जो मून है, मून का डायामीटर हम कैसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक दो बात मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, पहले वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम उन पॉइंट्स को यूज करके मून का डायमीटर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं कि भाई मून का डायमीटर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है या उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। चलो तीसरा मान लो हेडिंग डाल लो, है तो इनडायरेक्ट मेथड ही है ना। तीसरा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, डायामीटर ऑफ मून, है ना, डायामीटर ऑफ क्या होगा, मून को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने से पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पहले उसका आंसर दो, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई पहले मैं मान लिया कि भाई ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, मैं यहां से मैंने क्या किया, मान लो ये वाली मान लो क्या है, OA एक मान लो क्या है, लेंथ है, ये मूव करनी शुरू करे, यहां से मैंने पॉइंट को मूव करना शुरू कराया, मतलब सर्कल, इसको रेडियस माना है, तो रेडियस से यहां से मैंने आपको सर्कल का क्या बनाना किया, शुरू किया। तो मुझे पता है जब मान लो कुछ टाइम बीता होगा तो कर्व
यहाँ पे पहुंची होगी, अगर यहाँ पे पहुंची है तो मुझे पता है कि भाई ए बी को मैं क्या कहता हूँ सर, मान लो आर कहता हूँ, ए बी को मैं क्या कहता हूँ, आर कहता हूँ। ये मुझे पता है। क्या क्यों पूछ रहे हो सर कि भाई ये तो मुझे सब कुछ पता है कि ये से मैं अगर रेडियस माना तो रेडियस को मैं जब मूव करना शुरू करता हूं तो जो मान लो डिस्टेंस मूव होता है दो पॉइंट्स के बीच उसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं, या लेंथ ऑफ क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ये दोनों चीजें सेम है ना, लेंथ ऑफ आर्क हो या आर्क हो। तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूं कि भाई ए से बी तक गए तो उसे तो लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। अगर मान लो मैं सीधा डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ए और बी पर जाऊं, है ना, स्ट्रेट लाइन से ए और बी पर जाऊं तो मुझे पता है सर ये तो बनी स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन जो बनी है ना, स्ट्रेट मान लो लाइन बनी बिटवीन क्या होगा, ए एंड बी, मान लो बिटवीन ए एंड बी और लेंथ ऑफ आर्क। मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि भाई जो लेंथ ऑफ आर्क होगी उसका डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन जो ए और बी के बीच बनी है ना, लेंथ ऑफ आर्क भी ए और बी के बीच ही है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, तो आपका आंसर होगा सर नहीं सेम होगा, है ना, ये सेम नहीं होगा। देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ये डिस्टेंस थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे ये समझ आता है कि भाई लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो क्या है, जनरली कि मान लो जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच उसके बराबर नहीं होती। ठीक है, तो ये तो समझते हो ना कि ये बड़ा होगा, ये कैसे निकाल सकते हैं, मान लो वो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगा के सर्कल का, वहां से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बस यहां से ये समझना था कि भाई जो मान लो दो पॉइंट्स के बीच स्ट्रेट डिस्टेंस होता है वो मान लो हमेशा लेंथ ऑफ मान लो आर्क के बराबर नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। तो अब इसके बाद एक और पॉइंट की क्या करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जाऊं, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर ऑफ मून क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये बात लिख लो, इसको समझ लो कि जब भी कभी क्या है कि भाई मान लो सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो मान लो स्ट्रेट डिस्टेंस जो ए और बी के बीच में होता है उनके बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमें सर समझ आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मान लो कि भाई ये एक अर्थ है, ये एक क्या है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर दो मान लो पर्सन है, मान लो दो बंदे बैठे हैं ना, मान लो एक बंदा मैंने इधर बना दिया, एक बंदा मैंने क्या बना दिया, इधर बना दिया। ठीक है, तो मैं आपको पूछूं कि भाई जब अर्थ से, ये अर्थ है, अर्थ से मान लो 25, 30, 40 किलोमीटर, चलो 100 किलोमीटर ही मान लो, जब 100 किलोमीटर आप क्या चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे, अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर आप क्या चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे। मान लो ऊपर चले गए 100 किलोमीटर, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये कौन था, रमेश था, ये कौन था सर, राकेश था, ये कौन था, रमेश, और ये कौन था, राकेश। तो मान लो तीसरा बंदा जो 100 किलोमीटर अर्थ से क्या चला गया, ऊपर चला गया, उसका नाम क्या है, मान लो पिंटू, उसका नाम क्या है, पिंटू है, ये पिंटू है, या रमेश है, या राकेश है। तो अब मैं पूछूं कि भाई जो पिंटू है, पिंटू जब इन मान लो अर्थ को देखेगा या अर्थ पे रमेश और राकेश को देखेगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जब भी कभी कोई चीज दूर मान लो ऊपर को जाती है या डिस्टेंस मतलब उसका डिस्टेंस अर्थ से बहुत ज्यादा होता है, तो आपने शायद फिल्मों वगैरह में देखा हो, क्या होता है कि भाई अर्थ ही हमें क्या दिखाई देती है, मतलब जब हम स्पेस में चले जाते हैं अर्थ कितनी सी दिखाई देती है, इतनी सी दिखाई देती है। अगर अर्थ इतनी सी दिखाई देगी तो इसके ऊपर जो मान लो जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मैं दो आदमी माने हैं, एक रमेश और राकेश, इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, लगभग इतना सा होगा ना, इतना सा होगा, ये तो मानते हो कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इतना का होगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा तो आगे की बात हम कर रहे हैं, एक और बात मैं आपको क्या कर रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको फिर से समझ आया होगा कि जब भी कभी मान लो दो चीजों के बीच, जैसे पिंटू है और अर्थ है, मान लो पिंटू 100 किलोमीटर ऊपर गया तो ये दो बंदे अर्थ पर बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरी है। जब डिस्टेंस दो चीजों में ज्यादा हो, उसके मान लो उसके ऊपर जो मान लो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर जो चीजें होंगे उनके बीच भी जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 0 के क्या होगा, बराबर होगा। मान लो वो बिल्कुल पास पास दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, बिल्कुल पास पास खड़े होंगे। तो ये बात भी आपको समझनी जरूरी थी, ये वाला टॉपिक समझने के लिए, डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, तो उसके बाद एक और पॉइंट की बात करते हैं, फिर हम समझते हैं कि भाई डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, उसे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलो ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद मान लो ये मैंने यहाँ पे दो पॉइंट, मान लो यहाँ पे फिर से पिंटू यहाँ पे था, मैंने पिंटू को क्या किया, यहाँ पे बनाया ना, पिंटू को यहाँ पे बनाया जो 100 किलोमीटर दूरी पर है, कहां से, यहाँ पे दो पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। एक कौन है, मान लो एक पर कौन खड़ा था, अर्थ के ऊपर रमेश खड़ा था, एक पर कौन खड़ा था, राकेश खड़ा था। एक पे रमेश एक पे राकेश, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर की मान लो डिस्टेंस है। तो मुझे पता है सर डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मुझे क्या दिखाई देते हैं, बिल्कुल पास पास दिखाई देते हैं। अगर ये पॉइंट पास पास दिखाई दे तो मान लो यहां से मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूं। ठीक है,
चलो थोड़ी सी गलती हो गई, मान लो इधर बना लेते हैं ना। मान लो ये 2 पॉइंट्स किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर। ये मान लो 100 किलोमीटर दूर पॉइंट है। यहां से पिंटू जब इनको देखेगा तो इन्हें अर्थ ही बहुत छोटी दिखाई देगी, तो अर्थ छोटी दिखाई देगी तो उनके ऊपर जो छोटे मान लो 2 बंदे हैं राकेश और रमेश, ये भी लगभग पास पास ही क्या करी दिखाई देंगे। ठीक है, तो इससे यहां तक का मिलाएं, ये दोनों क्या है कि भाई ये होगा, तो यहां से मान लो ये दोनों बंदे को देख रहा है तो उनके बीच का एंगल जो होगा थीटा, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्मॉल होगा। ये बात तो आपको समझ आ रही होगी ना। जब भी कभी दूर से 2 बंदों को देखे, जो मान लो 2 बंदे मान लो जो जिनके बीच दूरी 2 बंदे मान लो पास पास खड़े हैं और पिंटू जो बहुत दूर खड़ा है, दूर से जब भी किसी वस्तु को देखा जाता है वो बहुत छोटी दिखाई देती है और उसके ऊपर रहने वाली चीजें भी बहुत पास पास दिखाई देती हैं। तो जब वो पास पास होंगे तो वहां से उसका जो एंगल बनेगा थीटा, वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल, ये हमें समझ आ गया। तो एंगल स्मॉल है। अब मैं पूछूं, मुझे पता है ये एंगल, एक्चुअल में ये भी तो हमने एंगल ही बनाया था थीटा 2 पॉइंट्स के बीच। तो यहां से मैं मान लो लेंथ ऑफ आर्क ड्रा करने की कोशिश करूं, मान लो ये आपकी क्या बनी, लेंथ ऑफ आर्क बनी ए से बी तक। तो जो मैं अगर पूछूं लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या है, आपकी आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क जिसको हमने क्या कह दिया, ए बी कह दिया। तो उसके बाद मुझे पता है कि सर लेंथ ऑफ आर्क ए बी तो यहाँ पे भी बनाई थी, तो यहाँ पे भी बनाई है। उसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें लीनियर डिस्टेंस मान लो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनाया था। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मान लो देखोगे ध्यान से, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बना है वो जो लेंथ ऑफ आर्क बनी है वो लगभग क्या है, उन दोनों का डिस्टेंस या उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दोनों क्या होंगे, लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि जब भी कभी दूर से किसी चीजों को देखा जाए, उनके बीच का एंगल जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। जब एंगल छोटा हो, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो लगभग किसके बराबर होती है, जो उनके बीच क्या होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। जब थीटा बड़ा था तो देखो ध्यान से, ए बी बड़ा है, ए और बी के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो क्या है, छोटा है, इसकी वैल्यू छोटी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। बट जब एंगल छोटा होगा, एंगल छोटा कब होता है, जब इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा होगी। अगर दूरी ज्यादा होगी तो मुझे पता है सर जब एंगल छोटा है तो उनके बीच का जो लेंथ ऑफ आर्क बनेगी और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनेगा वो लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी और स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये अगर ये सभी बातें आपको समझ आ गई है, उतार लो इसको। अगर ये सभी बातें समझ आ गई है, ये आगे वाले सभी टॉपिक्स में मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा इन सभी चीजों को। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पैरेलैक्स मेथड पढ़ाऊंगा, उसमें भी ये चीजें क्या करूंगा, यूज करूंगा। अगर ये चीजें आपको समझ आती हैं तो उसके बाद वो वाले टॉपिक सभी क्या हैं, आसान है। ठीक है, तो उतार लो इसको जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद इनको यूज करके डायमीटर ऑफ मून की वैल्यू निकालें। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है ना, ये इसका। चलो उतार लिया होगा आपने। बात करते हैं अब डायमीटर ऑफ मून को निकालने की, ये सभी चीजों को यूज करके। चलो मान लिया यहाँ पे क्या है, मून है। तो एक्चुअल में मान लो यहाँ पे मून मार रहा हूं, यहाँ पे क्या मार रहा हूं, अर्थ। तो सिंपल सी बात है, अर्थ और मून के बीच में आपको पूछूं जो डिस्टेंस होगा वो तो बहुत ज्यादा होगा। अर्थ से मून का डिस्टेंस बहुत ज्यादा, मान लो हजारों लाखों किलोमीटर होगा, तो बहुत ज्यादा मान लो डिस्टेंस होगा। तो फिर सिंपल सी बात है, वो वाला फंडा लगेगा जो मैंने अभी आपको क्या किया है, समझाया। क्या बोला, एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूं। अर्थ से ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, मून ड्रॉ किया है। तो अर्थ से मून का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है सर, लाखों करोड़ों किलोमीटर होता है। अगर लाखों करोड़ों किलोमीटर है तो मुझे पता है सर कि भाई अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो कंडीशन वैलिड होगी जब मैं इनके पॉइंट्स को क्या करूंगा, मिक्स। जब मान लो 2 पॉइंट्स मानूंगा, या अर्थ पे मानूंगा या मून पे मानूंगा, वो उनके बीच जो एंगल बन रहा होगा ना दूसरी जगह से, अर्थ से मान लो मून के ऊपर 2 पॉइंट मानू, उनके बीच जो एंगल बनेगा वो बहुत ज्यादा क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। ठीक है, तो एंगल स्मॉल होता है। तो सर मुझे पता है लेंथ ऑफ आर्क और उनके बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस जो होता है वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है। चलो शुरू करते हैं। मान लिया कि भाई ये मून है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, ये मून है, ये अर्थ है। मान लो यहां से एक आदमी खड़ा है ई पॉइंट पर, यहां से मान लो 2 ऑपोजिट इसके एंड ले लिए। 2 ऑपोजिट एंड मतलब इसका डायमीट्रिक 2 ऑपोजिट क्या ले लिए एंड। मान लो एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। एक बार यहां से जो आदमी खड़ा है, अर्थ पे जो आदमी खड़ा है वो ऑब्जर्व कर रहा है मान लो ए पॉइंट को, यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है और यहां से क्या करेगा, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा। तो सर मुझे पता है कि एक आदमी एक ही पॉइंट से
से मान लो ए और बी को ऑब्जर्व कर सकता है, उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये तो मुझे समझ आ रहा है। सर मान लो इधर को वो टेलीस्कोप लगाएगा, मान लो टेलीस्कोप एक इधर को लगाएगा, एक इधर को लगाएगा, तो जो दो टेलीस्कोप किसको मतलब किसको देख रही होंगी, एक इसका एंड बी है, एक इसका एंड क्या है, ए है, दोनों एंड को देख रही होगी और दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा वो मैं मेजर कर सकता हूं। तो मुझे पता है सर कि ये एंगल जो होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही दो पॉइंट्स में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो उनका जो एंगल बनेगा दूसरी जगह पर वो बहुत ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा। तो जो मान लो यहाँ पे वही कंडीशन यूज करते हैं, तो मान लो यहां से यहां ना ई से यहां तक का डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, मान लो आर मान लिया। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। मान लो इसको भी आर मान लिया, इसको भी आर मान लिया, तो डिस्टेंस को हमने क्या लेट कर लिया, आर। चलो उसके बाद मुझे पता है सर थीटा आ गया। मान लो ये क्या है, एक्चुअल में रेडियस है, ये क्या है, एक्चुअल में रेडियस है। इस रेडियस से हम क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर लगे हैं, सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करने लगे हैं। ठीक है, तो मान लो इस रेडियस से मैंने जब सर्कल ड्रॉ करना चाहा, तो मान लो जब मिला यहां से सर्कल ड्रॉ करा, तो यहां से यहां तक मैंने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ करी। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, आर्क बन गई, है ना, ये आपकी क्या बन गई, आर्क। तो मुझे पता है सर ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये मेरे को क्या बन गई, आर्क बन गई। तो मुझे रेडियस ऑफ सर्कल भी पता है, इसको रेडियस माना, इस रेडियस को मानकर हमने क्या किया, आर्क मान लो आर्क ड्रा करनी क्या की शुरू करी ना। मैं मान रहा हूं कि ये आर जो है वो रेडियस है, और यहां से मैंने क्या किया, एक प्रोटेक्टर रखे और इसको यहां से मैंने क्या किया, चलो छोटा कर लेता हूं, यहां ये आर हो गया, यहां से मैंने एक आर्क ड्रॉ की। तो वो आर्क कौन सी एक्चुअल में, ये बन रही है बी से ए, एक क्या बन रही है, आर्क बन रही है। तो ये आर्क जो है वो मान लो अर्थ के ऊपर जो आदमी खड़ा है वहां पे कितना एंगल बना रही है, थीटा क्या बना रही है, एंगल बना रही है। ठीक है, तो मुझे पता है सर कि जब भी एंगल आए, आर्क आए, रेडियस आए, इनका रिलेशन तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। मुझे पता है कि भाई एल जो होता है, मान लो सॉरी थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, एल अपॉन आर होता है। एल का मतलब क्या होता है, आर्क। ठीक है, या लेंथ ऑफ क्या लिख लो, लेंथ ऑफ क्या होगा, आर्क होगा। ठीक है, उसके बाद आर का मतलब क्या है, रेडियस। आर का मतलब क्या है सर, रेडियस। एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, तो मैं निकालना क्या चाहता हूं, मान लो आप एक दो चीज हम मानेंगे, थीटा तो मैं मेजर कर सकता हूं, ये तो आपको पता है कि यहां से दो पॉइंट्स के बीच एंगल थीटा है। तो थीटा मैंने पहले भी बताया कि थीटा को मेजर करने के लिए सेकंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो मान लो ये आर जो है, क्योंकि मैं तो क्या निकालना चाहता हूं, डी निकालना चाहता हूं, डायमीटर ऑफ मून। मान लो ये आर भी मुझे क्या है, पता है। तो आपके मन में आएगा सर आर कैसे पता है, अभी मान लो, क्योंकि ये मैं आपको अगले मेथड में पढ़ाऊंगा जिसे पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। पैरेलैक्स मेथड में हम क्या मेजर करेंगे, ऐसे ही मेजर करेंगे कि भाई अर्थ से मून तक का डिस्टेंस या अर्थ से सन तक का डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो इसका मतलब आर भी आपको पता है, आर तो यही तो है। मान लो अर्थ से मून का डिस्टेंस उसे हमने आर कहा है, तो मान लो कि भाई ये आर भी हमें पता है, ये थीटा भी हमें पता है। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, डी निकालना है। तो ये बात पहले मान के चलो। ठीक है, तो आर हमें पता है, थीटा हमें पता है, सर हमें तो क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब डायमीटर की बात करें, चलो ये आर क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल मतलब डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये हमें पता है। मान लो मैं इसको इधर ले जाता हूं, एल इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं, थीटा इंटू आर। अब एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि जब भी कभी क्या होता है, मान लो ये डिस्टेंस आपको पता है कि भाई कितना होगा, लाखों करोड़ों किलोमीटर। जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, मुझे पता है कि इनके जो ऊपर जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट से बहुत पास होंगे। ये तो मैं आपको मतलब शो ऑफ करने के लिए इतनी बड़ी डायग्राम बना रहा हूं। ये डायग्राम छोटी सी, मून कितना का दिखाई देता है, छोटा सा दिखाई देता है। अगर मून छोटा सा दिखाई देता है तो मुझे पता है सर ये दो पॉइंट क्या होंगे, पास पास। जब ये दो पॉइंट्स पास पास हो, अब आपको लगेगा कि ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये आपका क्या है, मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग होगा। मैंने अभी आपको समझाया कि भाई ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो जब एंगल छोटा हो तो ये डिस्टेंस ऐसा होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ऐसा होगा। तो लगभग ये डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमने क्या माना कि लेंथ ऑफ आर्क लगभग किसके बराबर है, डी के बराबर है। क्यों बराबर है, उसका कारण मैंने आपको बताया कि भाई ये एंगल बहुत छोटा होगा, क्योंकि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई लेंथ ऑफ आर्क को हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, है ना। डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा,
लेंथ ऑफ आर्क को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, ए बी होगा, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू आर, तो थीटा क्या है, एंगल, तो एंगल को तो हम मेजर कर ही सकते हैं आर्क के ऊपर, उसके बाद आर मैंने आपको बताया कि हम अगले मेथड जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड उसमें पढ़ेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, आर को ही निकालेंगे। तो जो ये पता चल गया, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकल गया, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी का मतलब क्या है, डायामीटर ऑफ क्या होगा आपका, मून होगा, तो डायामीटर ऑफ मून किसके बराबर हो गया, थीटा इंटू आर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डायामीटर ऑफ मून निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये बात आपको समझ आई गई होगी। ठीक है, तो ये मान लो क्या है, अगला मेथड था डायामीटर ऑफ मून, इसके बाद आपको समझ आ गया है कि भाई कौन सा मेथड पढ़ना है, पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड किसके लिए यूज किया जाता है सर, मुझे पता है कि जब दो मान लो बहुत दूर दूर वाली चीजें हो, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, प्लैनेट्स हो गए, या अर्थ हो गया, मान लो चंद्रमा हो गया या मून हो गया, तो वहां उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो उस मेथड से हमने आर पता किया, आर हमें पता था, थीटा हमें पता था, उसके बाद मैंने क्या निकालना था, डी निकालना था। तो मुझे पता है सर वो पिछला जो मैंने आपको समझाया, डी और लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि एंगल छोटा है, जब एंगल छोटा हो तो मुझे पता है कि जो उनके बीच लीनियर डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच, वो मान लो किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो सर डिफरेंट लग रहा है, तो मान के चलो ये तो मैंने आपको समझाना था इसलिए मैंने बड़ा बनाया, बट एक्चुअल में ये आर्क जो होगी वो बहुत ज्यादा छोटी होगी ना, आर्क ऐसी होगी, ऐसी क्या होगी, आर्क होगी, ऐसी भी नहीं होगी, मतलब लगभग ऐसी क्या होगी, आर्क होगी। ठीक है, ऐसी आर्क होगी, तो जब ऐसी आर्क होगी तो ये लगभग हम डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, बराबर ही मान लेते हैं। तो जब डिस्टेंस लगभग बराबर माना तो इसका मतलब यहां से क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हम अजम्पशन मान रहे हैं कि भाई जो आर होगा, सॉरी मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क होगी वो किसके बराबर है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, ए एंड क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका क्या होता है, खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।